ओलंपियन एक नाम के आगे लिखवाना, ये सब सिर्फ और सिर्फ भोपाल की बदौलत है। जैसे मैं हनुमान जी को ढूंढ रहा था, हनुमान जी ढूंढते ढूंढते मुझे आ गए, लेकिन उसके बाद अथॉरिटीज जो थी वो लेने को तैयार नहीं थी। मुझे जागरूकता ना होने के कारण जगह नहीं मिल पाती, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, कोचेस नहीं मिल पाते। ओलंपिक का क्वालिफिकेशन क्या होता है, वहां तक पहुंचने का कौन सा तरीका है कि नौकरी के अलावा भी जिंदगी कुछ और भी कर सकते हैं, नाम कमा सकते हैं। और उस बात को सोच के मेरे मन से डर निकल गया कि अगर हार गया तो क्या होगा। खान जी थे, उन्होंने जो रोल किया है मुझे नहीं लगता उनसे बढ़िया कोई और कर सकता था, क्योंकि हर एक आदमी खेलों में आगे बढ़ना चाहता है। नमस्कार। स्पोर्ट्स मिरर वन के सभी दर्शकों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज के अंक में हम एक ऐसे खिलाड़ी से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं जो हर खिलाड़ी का सपना होता है अपने नाम के आगे ओलंपियन लिखना। और ये खिलाड़ी मध्य प्रदेश का अभी तक का एकमात्र ऐसा एथलीट है जिसने ओलंपिक खेलों में भाग लिया। 2016 के रियो ओलंपिक खेलों में जिन्होंने भारतीय एथलेटिक्स दल का प्रतिनिधित्व किया, नेशनल रिकॉर्ड कई बार अपने नाम पर किए। और चाहे जूनियर लेवल की बात हो, जहाँ पर एशियन एथलेटिक्स मीट की बात हो या वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात हो, सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात हो, ऐसे तमाम जो बड़े इवेंट हैं, चाहे एशियन गेम्स की बात हो, हर इवेंट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाया, अपने देश का गौरव बढ़ाया और कई मेडल इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने जीते हैं। ये है मध्य प्रदेश के एकमात्र लॉन्ग जंपर ओलंपियन अंकित शर्मा। आज के इस अंक में हम आपसे उनकी मुलाकात कराएंगे और जानेंगे अंकित के बारे में कि अंकित का सफ़र जो स्पोर्ट्स का रहा, उनके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा और कैसा उनका ये सफ़र रहा। अंकित, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका स्पोर्ट्स मिरर वन में। थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मेरे जो जूनियर्स हैं वहां तक मेरी बात पहुंचाने के लिए। अंकित एक बहुत ही साफ गोई से बात करने वाले इंसान है। बहुत एनर्जी आपके अंदर रहती, 24 घंटे आपको हम देखते हैं कि हमेशा पॉजिटिव अप्रोच के साथ बातचीत करते हैं। तो हम शुरू से जानना चाहेंगे आपकी इस स्पोर्ट जर्नी को कि आपके खेल की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि आप मुरैना के रहने वाले हैं और पूरा जो कार्य क्षेत्र रहा आपका, मेरे ख्याल में जो 10 एक साल 8-10 साल का पूरे जो करियर आपका रहा है वो पूरा भोपाल में ही बीता। आपका जी मेन जो टाइम है वो जी भोपाल में बीता। जी बिल्कुल, भोपाल मेरी कर्मभूमि रही और भोपाल ही देने वाली है। जो आज आपने बोला कि ओलंपियन एक नाम के आगे लिखवाना, ये सब सिर्फ और सिर्फ भोपाल की बदौलत है। हम्म। क्योंकि अगर 2006 में अगर मेरे कोच साहब जिन्होंने मुझे अगर सही में सेलेक्ट ना किया होता है हम्म। एसटीसी में, तो वो सपना जो आज आप सब एथलीट देखना चाहते हैं वो कभी आता ही नहीं मन में। हम्म। वो मेरे कोच साहब ने जब बोला कि मैं इस एथलीट को एक ओलंपियन बनाना चाहता हूँ, ओलंपिक खिलाना चाहता हूँ, तब पता चला कि ऐसा भी कोई एक बड़ा टूर्नामेंट है जहाँ हम जा सकते हैं या हमारे अंदर कोई एबिलिटी है, हम्म। हम भी कर सकते हैं। छोटी जगह से भले हैं लेकिन सोच सकते हैं, कर सकते हैं। हम्म। तो सपना वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो भोपाल आना कैसे हुआ, क्योंकि आप मुरैना के रहने वाले हैं और साई ट्रेनिंग सेंटर भोपाल में आए, एक बड़ा सेंट्रल इंडिया का सेंटर है जहाँ पर जी कई बड़े नाम भी निकले हैं और कई जो बड़े कैंप्स हैं जो ओलंपिक के पहले, एशियन गेम्स के पहले भोपाल में लगते रहे हैं। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मुरैना से भोपाल तक कैसे पहुंचे। जी। मुरैना से भोपाल पहुंचने की स्टोरी ऐसी है कि मैं तो बचपन से ही क्रिकेट खेलता था। जी। सपने भी मेरे वैसे ही थे कि सचिन सर के साथ खेलना है, सहवाग के साथ खेलना है। हम्म। और ड्रीम्स ऐसे ही लेके चल रहा था, खेल भी रहा था ठीक ठाक लेवल पे, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, अंडर 16 वगैरह, 14 वगैरह खेला हम्म। उस टाइम पे। अच्छा चल रहा था, लेकिन नॉलेज नहीं थी और सही अप्रोच नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि मुरैना बहुत छोटा सा हम्म। बैकवर्ड एरिया पड़ जाता है। तो ना तो अच्छी स्टेडियम थे, ना कोचेस थे उस टाइम पे, हम्म। और महंगा गेम भी था और मैं उसे अफोर्ड नहीं कर पाया था कि उसको मतलब खर्चा इतना कर पाऊँ। हम्म। तो हमारे स्कूल के जो पीटीआई थे नरेंद्र तोमर जी, हम्म। उन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं, मल्टी इवेंट्स चेक करते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटी और अच्छी है, हम उनमें ट्राई करें। हम्म। तो उन्होंने वॉलीबॉल खेलने के लिए बोला, तो मैं स्टेट खेला वॉलीबॉल में। हम्म। फिर उसके बाद एथलेटिक्स के 4-5 इवेंट करवाए, जैसे लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया, डिस्कस थ्रो हो गया, जावलिन थ्रो हो गया, हम्म। और 100 मीटर भी करने के लिए बोला। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ कि हाँ, एक लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप की एबिलिटी इसके अंदर है, एक्सप्लोजिव अच्छा है। हम्म। तो स्टार्ट हुआ। तो मैं 2005 का स्कूल नेशनल सेलेक्ट हो गया था मध्य प्रदेश की तरफ से, अंडर 17 का कंपटीशन खेलने के लिए गया था। हम्म। तो वहाँ पर मेरे कोच साहब जो श्री सुरेंद्र पाल जी, उन्होंने देखा मुझे हम्म। और स्टेट यहाँ पे जो अपना साई हॉस्टल है उसमें आने के लिए बोला कि आप एसटीसी की एक स्कीम है हम्म। जहाँ आपको ट्रेनिंग मिलेगी, खाना भी मिलेगा, रहने के लिए भी मिलेगा, हम्म। एक अच्छे खिलाड़ी बन सकते हो, तो ट्राई करो। हम्म। बस वहाँ से सफ़र हुआ स्टार्ट। 2006 फरवरी को मैंने ट्रायल दिया। हम्म। 3 मई 2006 को मैंने हॉस्टल ज्वाइन किया। हम्म।
तो मैं ट्रायल देने आया था जेवलिन थ्रो के लिए, क्योंकि मेरे भैया जेवलिन थ्रोअर हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उन्होंने भी नेशनल पार्टिसिपेशन किया है अपने हम्म, उसमें, तो उनका एक टूटा हुआ जेवलिन घर में पड़ा होता था, हम्म। तो कभी उसी को फेंका करते थे गाँव में, बस इंटरेस्ट के लिए कि कौन तो लंबा ये फेंक सब लेगा। जो स्पोर्ट्स है ये सब खेतों में हुआ करते थे या खेतों वहाँ में प्रॉपर खेतों कोई खेतों स्टेडियम नहीं, की कोई स्टेडियम में तो एक था नहीं? स्कूल का एक ग्राउंड होता था, हाँ। अगर वो फ्री मिल जाए, अगर कोई इसमें खेती ना कर दे तो वो फ्री होता था, नहीं तो अदरवाइज उसमें भी लोग खेती कर देते थे, सरकारी जमीन कोई देखने नहीं आ रहा, जी। तो वहाँ फिर अपने खेतों में जो मैट बनी होती है उस पर करना, उसी में भागना और फेंकना। हम्म, हाँ, लेकिन माहौल अच्छा था, हम्म, क्योंकि हमारे यहाँ एक कॉम्पिटिटिव माहौल है। हम्म, आप गाँव में भी जाओगे ना तो एक एक नॉर्मल आदमी भी दूसरे से कंपटीशन कर रहा है, हम्म, एक पॉजिटिव वे में, किसी को हम्म, नीचे गिरा के नहीं सोच रहा है। हम्म, लेकिन चंबल क्षेत्र हमेशा जाना जाता है दूसरी चीज़ों के लिए, जी। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा मतलब प्रोग्रेस कर रहे हैं हम्म, कॉम्पिटिशन के हिसाब से। हम्म, तो एथलीटों का एक झुंड बन गया हम में से, तो हम सारे एथलीट मिलके सारे गेम खेल रहे थे उस टाइम। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से एक एबिलिटी निकली कि मेरे जब मैं ट्रायल दे रहा था यहाँ भोपाल स्टेडियम में टीटी नगर में, हम्म, तो जेवलिन थ्रो करने के बाद मैं जंप कर रहा था, तो कोच साहब ने देखा एक्सप्लोसिव अच्छा है, हम्म, तो उन्होंने मुझे बोला कि एक बार लॉन्ग जंप की ट्रायल भी दो। और हम्म, लॉन्ग जंप एक ऐसा इवेंट है जो हमारे गाँव देहात में हर जगह खेला जाता है। जी। जब बरसात आ जाती है, रक्षाबंधन का समय होता है, तो हम्म, छोटे छोटे कॉम्पिटिशन होते हैं, हम्म, 50 रुपए के, 100 रुपए के। हम्म, तो मैंने भी वहाँ खेले हैं 2-4 कॉम्पिटिशन, तो एक मन में रहता है 100 मीटर करना, शॉर्ट पुट फेंकना और लॉन्ग जंप करना, तो एक नॉर्मल वो कॉम्पिटिशन है वो। हम्म, कोच साहब ने ट्रायल लिया, 6.66 किया मैंने यहाँ पे। हम्म, कोच साहब ने बोला कि एक और बार अगर सेम जंप रिपीट कर दोगे तो मैं तुम्हें हॉस्टल में रख लूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने एक और बार सेम जंप रिपीट कर दिया, 6.67 किया, तो कोच साहब ने बोला ठीक है, हम हम्म, तुम्हारा वो करते हैं। हम्म, सिलेक्शन हो गया, हम्म, लेकिन उसके बाद अथॉरिटीज़ जो थी वो लेने को तैयार नहीं थी मुझे, क्योंकि उस टाइम मेरी एज 13.8 मंथ के आसपास कुछ हो रही थी। हम्म, तो जब तक अगर अंडर 14 है तो एथलीट को कोई लेता नहीं है, क्योंकि हम्म, अंडर एज होता है। हम्म, उसके लिए मेरे कोच साहब ने खुद एक बॉन्ड पेपर साइन करके दिया कि इस एथलीट को कुछ हो जाता है इस बीच में, हम्म, तो इसका जिम्मेदार मैं हूँ। तो ये उनका हम्म, एक बहुत बड़ा एहसान है कि वो सही समय पे मुझे सही जगह पहुँचाया, हम्म, और मैं हॉस्टल में आ गया 3 मई 2006 को। हम्म, और यहाँ से उस दिन से मुझे एक पर्टिकुलर इवेंट दिया कोच साहब ने कि आज से कोई जेवलिन नहीं, कोई डिस्कस नहीं, हम्म, सिर्फ तुम लॉन्ग जंप करोगे और लॉन्ग जंप की ही ट्रेनिंग में तुम्हें दूंगा। हम्म, बस गुरु को ब्रह्मा मान के हम्म, अपन ने वही बात मान ली कि आज से हम लॉन्ग जंप करें, हम्म, और प्रभु की कृपा होती गई। पहले साल 2006 मई में मैं यहाँ पे आया हूँ, 2006 अक्टूबर में मैंने अंडर 16 का रिकॉर्ड कर दिया था, 7.02 का। हम्म, तो प्रोग्रेस होना स्टार्ट हो गई, ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई, तो कोच साहब हमारे बहुत पॉजिटिव वे में सिखाते हैं, हम्म, तो वहाँ से लाइन बनती गई, हम्म, और भगवान की कृपा से 2016 में 8-20 तक पहुँच गए। हम्म। बिल्कुल। और छोटी सी जगह से निकलकर भोपाल आना और फिर करने क्या आए थे और बन क्या गए, ये सब अंकित की कहानी है जो और आगे चलेगी। अंकित, ट्रायल्स किस बात की देने आए थे वहां से आप? जैसा आपने बताया कि सर ने जी, वहाँ कुछ और देखा नेशनल में और फिर यहाँ से एक्चुअल में आप। क्या होता है, हर एक जो साई के सेंटर बने हुए हैं, एसटीसी साई ट्रेनिंग सेंटर है, जी। सीओई है, एनसीओई है, जो हम्म, नेशनल का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के जो सेंटर है, हम्म, उनमें क्या होता है, अच्छे खिलाड़ियों को एक अच्छी सुविधा देने के लिए जो भारत सरकार का उपक्रम है, तो उसमें रखा जाता है जो अच्छे टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, हम्म, जो छोटे छोटे गाँव से देहात से आते हैं, जिनको सही जागरूकता ना होने के कारण जगह नहीं मिल पाती, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, कोचेस नहीं मिल पाते, हम्म, तो इसलिए उसका ट्रायल होता है कि आपने चलो कंपटीशन में कुछ भी कूदा हो, कैसे भी कूदा हो, उस पर वो रिलाई नहीं करते, हम्म, वो कहते मैं अपनी आंखों से देखूंगा तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है। हम्म, तो कोच साहब ने उस साई हॉस्टल के लिए हम्म। ट्रायल लिया था मेरा, कि तुम इस हॉस्टल की एबिलिटी के हिसाब से, एलिजिबिलिटी के हिसाब से हो कि नहीं हो। नहीं, नेशनल में क्या कौन से इवेंट में गए थे नेशनल में जो 3 सर ने? इवेंट कर रहा था मैं, जेवलिन थ्रो कर रहा था, अच्छा अच्छा लॉन्ग जंप भी कर रहा था। तो अच्छा लॉन्ग अच्छा। जंप शायद मैंने 61 या 62 किया था वहाँ पे भी, हम्म, और शायद 5th प्लेस पे था मैं। हम्म, तभी अनूप पी के जो केरला के थे, उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड किया था अंडर 17 स्कूल गेम्स का, हम्म, जो कि मैंने 2009 में तोड़ा है, हम्म, 716 का किया। हम्म। तो इतना सब कुछ हुआ, अचानक से सब चीज परिवर्तित हुआ। और हम थोड़ा सा और पीछे ले जाना चाहेंगे। ट्रायल्स देने आए जब आपने नेशनल के बाद घर जाके बताया कि ऐसा ऐसा है, और वहाँ साई से मुझे एक ऑफर आया कि आप वहाँ पर आए रहें, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था उस समय? सच बताऊँ तो मैंने घर में नहीं बताया। अच्छा अच्छा। ट्रायल्स हो गए, हाँ सब कुछ हो गया, ट्रायल देने भी सुबह आया कि मैं खेत में जा रहा हूँ, वहाँ पानी दूंगा, हाँ और बाद में तो 2-3 दिन में गायब था, तो पानी भी नहीं दे रहा, मेरा दोस्त पानी दे रहा था वहाँ हाँ। खेतों में, अच्छा अच्छा। और मैं इधर ट्रायल देने आया था। जब सिलेक्शन हो गया, लेटर आ गया, हम्म, तो मैंने भैया को बताया हम्म, कि ऐसा ऐसा हो गया। हम्म, तो भैया ने जब घर में बताया तो सब लोग ऐसे बोले, नहीं छोटा बच्चा कहाँ जाएगा, परेशान हो जाएगा, हम्म, ऐसे बात करने की तमीज़ नहीं है, कहीं लड़ाई झगड़े करेगा, ऐसा हो जाएगा। हम्म, फिर भैया ने कन्विंस किया पिताजी को हम्म, कि लाइफ बन जाएगी यहाँ से, हम्म, इसको भेजो, सपोर्ट करो। हम्म। तो पिताजी और हमारे ताऊ जी पहलवान थे। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो हम्म, मतलब उस लेवल पे अच्छे अपने टाइम में अच्छा किया। तो उन्होंने कहा बेटा तू जा तो रहा है, तो हम्म, पूरे खानदान का नाम लेके जा रहा हम्म। है, अगर फेल हो जाए ना तो घर लौट के मत आना। अच्छा वो अच्छा। वही नहीं गायब हो जाना। मैंने कि नाम खराब नहीं होने दूंगा, पूरी जान लगा के ट्रेनिंग करूंगा।
तो उनका बहुत सहयोग रहा। हाँ। तो मैं यहाँ तक आया, बड़े खुश होते थे। अब तो नहीं है इस दुनिया में। हम्म, कॉमनवेल्थ 2010 के टाइम ही उनका निधन हो गया, लेकिन बहुत पॉजिटिव आदमी था। मदर का क्या रिएक्शन था? क्योंकि पिताजी और भाई और जो ताऊ जी हैं वो तो ठीक है, जेंट्स हैं, वो हर चीज को वो कर लेते हैं, जी। लेकिन माँ का अटैचमेंट छोटे बेटे के साथ ज्यादा रहता है। बहुत होता है, सही बात है। माँ तो कभी भी, अभी भी अगर घर जाओ तो आने नहीं देती वापस, ठीक है नौकरी हो गई बहुत छोड़ दे घर आ जा। तो माँ तो ऐसी होती है कि उन्होंने फिर लेकिन मुझे सपोर्ट किया उस चीज़ में। हम्म, अगर रोने लगती हैं और वो कहने लगती हैं कि मत जा, तो फिर मैं भी रुक जाता, टूट जाता था। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, ज़िंदगी बनानी है तो तुम्हें जाना चाहिए। हम्म, यही रिएक्शन था कि तुम्हें जाना चाहिए। हम्म, यहाँ तुमने जितना करना था जी लिया, जितनी तुम्हें गाय की सेवा करनी थी, खेतों में सेवा करनी थी, हनुमान जी की सेवा करनी थी, हम्म। उन्हीं की कृपा से सब हो रहा है, तो तुम जाओ, देश के लिए कुछ करो। और वो जो 2 दिन पानी देने के बहाने आप भोपाल चले आए, वो कौन सा दोस्त था? कभी हाँ, मेरे एक दोस्त था गौरव, हाँ, वो अभी कोच है। हाँ, तो वो बहुत बढ़िया लड़का था, वो हम दोनों ही वैसे लॉन्ग जंप पर थे। वो भी यहाँ साई हॉस्टल में काफ़ी टाइम रहे हैं, हम्म, और अभी एमपीएड करके नेस करके कोच हैं वो। हम्म, तो बढ़िया काम कर रहे हैं वो भी। हम्म, लेकिन जो एक माहौल था, लेकिन बहुत अच्छा माहौल कहूँगा मैं, एक पॉजिटिव माहौल था हम्म, कि हर एक आदमी खेलों में आगे बढ़ना चाहता है, हम्म, और लोग आ रहे थे वो चीज़ सीखने के लिए। जितना अब नहीं बचा है हमारे क्षेत्र में, हम्म, जब से ये आर्मी को अग्निवीर वाली पॉलिसी में चेंज किया है, तब से खिलाड़ियों का थोड़ा रुझान कम हो गया है। हम्म। पहले एक ज़रूरी चीज़ ये भी थी कि अगर हम अच्छा खेलेंगे तो आर्मी की रेस में पास हो जाएंगे। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। हमारे यहाँ माहौल हमेशा से बना रहता है हम्म, कि खिलाड़ी हमेशा, आपको देखना हमारे यहाँ के क्षेत्र के लड़के जो खिलाड़ी नहीं भी है, हम्म, वो भी 4 बजे रोड पर भागते मिलेंगे। अच्छा, अच्छा। तो नेचुरली ही इंडोरेंस गेम वहाँ पे डेवलप हो रहा है। हम्म, तो वहीं से खिलाड़ी बन बन के आते हैं, हम्म, क्योंकि अल्टीमेट एम जो रहता है वो जॉब का ही रहता है। हम्म, और भिंड, मुरैना, ग्वालियर, आगरा, अलीगढ़ जो ये क्षेत्र है, हम्म, ये सिर्फ आर्मी और पुलिस में ही हम्म, अपने आप को आगे बढ़ाने की सोच सकते हैं। हम्म। शहर से बाहर हो और रिलेटिव के यहाँ पैकेट भेजना है, ड्रॉप जोन है ना। शहर में कहीं से भी अपना पैकेज पिक या ड्रॉप करवाएं। ड्रॉप जोन है ना। ड्रॉप जोन। तो वो 2 दिन आपका घर से बाहर रहना और आपके दोस्त का आपकी जगह पे वो करना, वो एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहा। तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? वो दिन क्या, कैसे वो सब कुछ मैनेज किया? किस तरह से घबराहट भी थी और किस तरह से एक जोखिम था कि एक छोटी उम्र में आप अकेले घर से चले आए, या कोई और भी लोग आपके साथ आए थे उस वहां से नहीं ट्रायल्स नहीं में? सर, ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअल में जो खेत में पानी का जो रूटीन होता है, हर एक आदमी को देना ही होता है। जनवरी फरवरी में लास्ट पानी लगता है, हम्म, उसके बाद फसल पकने लगती है, हम्म, तो वो पानी देना जरूरी होता है। हम्म, और ये रूटीन है कि आप 2 दिन नहीं आएंगे घर पानी, जब लाइट आ जाए रात में, आधी रात में, तो आपको ट्यूबवेल चलाना है और जाके खेत में पानी देना है। तो रूटीन था वो। हम्म, और मेरा दोस्त जो था वो भी जुनूनी था। जब हम छोटे थे दोनों, हम्म। तो कभी जैसे छोटे न्यूज़पेपर मिल जाए, तो एक बार अंजू दीदी का फोटो देखने को मिला। तो अच्छा, हमें अंजू जैसे, बेबी हाँ जॉर्ज अंजू जी। बॉबी जॉर्ज जी का, जब शायद 2002 कॉमनवेल्थ या फिर 2006 कुछ ऐसा एशियन गेम्स वगैरह की तैयारी करी थी या खेल के आई थी। हम्म, तो देखे ऐसी लैंडिंग करेंगे एक बार हम लॉन्ग जंप में, जब हम अच्छा, खेलने अच्छा। चलेंगे, तो हाँ, हमारे जो गाँव में लोकल कॉम्पिटिशन से सेला बोलते हैं, हम्म, ये वाला सेला कूदने जाएंगे, हम्म, तो ऐसे लैंडिंग करेंगे। तो हम्म, उनका लैंडिंग देखने के बाद आपको समझ में आएगा कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो एयर में पूरा ब्लॉक होते हैं। तो जी, जब जी। वो उनको देख देख के कॉपी करते करते, एक दिन मेरा भी ऐसा मोमेंट बना कि मैं भी सेम लैंडिंग करता था नेशनल मीट्स में और इंटरनेशनल मीट्स में जब जाता था। हाँ, तो वहां से स्टार्ट हुआ। तो वो मुझे मोटिवेट करता था, जब तू वहां खेलने जाएगा तो मेरे लिए ये ले आना, मैंने तू भी चलेगा साथ में, ऐसे बोलते थे आपस में। हम्म, तो लेकिन वो बातें सच हुई, हम्म, क्योंकि हम कभी पता भी नहीं था कि एशियन गेम्स जाते कैसे हैं, कॉमनवेल्थ कैसे जाते हैं, कैसे सिलेक्शन होता है, हम्म, क्या रूटीन है, हम्म, ओलंपिक का क्वालिफिकेशन क्या होता है, वहां तक पहुंचने का कौन सा तरीका है। हम्म, वो सब यहाँ हॉस्टल में आके पता चला कि कैसे होती है चीजें। जब हमने 2008 वाला ओलंपिक यहाँ पे देखा, हम्म, जब इंदिरा जी ने गोल्ड मेडल जीता, तो वो हम सबके लिए बहुत बड़ा गूज बम्प वाला वो था हम्म, कि हमें, हम मतलब हम में से भी कोई वहां पहुंच के जीत सकता है। हम्म, तो वो एक मोटिवेशन वहां से मिला। हम्म, और वो दोस्त तो बचपन से हमेशा साथ में रहा है, उसका बहुत सहयोग रहा है हर चीजों में। हम्म, छोटी छोटी लड़ाई झगड़े हो, चाहे घर के काम हो, चाहे खेत के काम हो, हम्म। तो हमेशा साथ रहे हैं। अंकित, साई हॉस्टल में आना और फिर जो पूरा करियर है वहां पर सेट हुआ, आप करने कुछ आए थे, फिर सर ने आपको एज ए लॉन्ग जंपर जी। ट्रेन किया और फिर वहां से आपकी कहानी आगे चली। नेशनल गेम्स, ओलंपियन, सब कुछ जो भी पाना था आपने वो सब पा लिया। तो वो साई हॉस्टल के बारे में बताएं कि किस तरह से वहां पर आपने ये सब चीजें अचीव की, किस तरह से ग्रो किया वहां पर। ये सब हनुमान जी की कृपा है। हमारे यहाँ हनुमान जी तो वो गतन जी वाले बोलते हैं, हनुमान जी उनका नाम है। हम्म, तो उनकी कृपा है कि मैं सेवा करता था, उनकी पूजा करता था। हम्म, तो उनसे मांगता था कि भाई प्रभु ऐसा कुछ करो जीवन में जिससे थोड़ा सा उद्धार हो, हम्म, तो लोग जाने उस चीज को। तो उन्होंने वही रास्ते खोलते गए, सच बता रहा हूँ मैं, वो यहाँ तक लेके आना या फिर ओलंपिक तक लेके जाना,
ये सब उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं का किया हुआ है। बाकी बचा हुआ जो था वो कोच साहब ने मेरा मार्गदर्शन किया, हाथ पकड़ के रखा हमेशा। हम्म। कितनी बार इंजर्ड हुआ, कितनी बार मेरे साथ चीटिंग हुई स्पोर्ट्स में, लेकिन उन्होंने कभी हाथ नहीं छोड़ा, कभी टूटने नहीं दिया, हमेशा बना के रखा, कोई बात नहीं, यहाँ पे खराब कर दिया, नेक्स्ट वाले में और अच्छा करेंगे। और ऐसा हुआ भी। किसी कंपटीशन में अगर खराब हो गया तो अगली बार हम दोगुनी ताकत के साथ बाहर आए, या तो नेशनल रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दिया है या उसके इक्वल परफॉर्मेंस दिया है। तो 2006 में सच बताऊं तो अगर साई हॉस्टल ना मिला होता उस टाइम पे तो शायद ये जो टैलेंट आज आप देख रहे हैं वो नहीं निकल के आता बाहर, क्योंकि हमारा भी वो एक उद्देश्य था कि कैसे भी करके आर्मी में या पुलिस में जॉब लग जाए और यहाँ से निकल जाए, क्योंकि माहौल ऐसा बना रहता है ना वहाँ पे कि थोड़ा सा भी झगड़ा हुआ तो बड़ा झगड़ा हो जाता है, बिन मुरैना में आप जानते हैं। तो बस यही था, उद्देश्य था कि कैसे भी करके नौकरी लग जाए जब वहाँ थे। लेकिन जब यहाँ आए तो आंखें खुली कि नौकरी के अलावा भी जिंदगी है, कुछ और भी कर सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, देश के लिए खेल सकते हैं, प्रदेश के लिए खेल सकते हैं, कुछ अच्छी चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ स्टार्ट किया। तो जब 2006 से लॉन्ग जंपर बन गए तो जब नेशनल रिकॉर्ड किया अंडर 16 का, तो कोच साहब ने फिर थोड़ा सोचना स्टार्ट किया, स्पेशल ट्रेनिंग स्टार्ट की, फिर वो रास्ता बनते गया। और जब 2008 में अंडर 18 का रिकॉर्ड किया मैंने 2 बार, 2009 में अंडर 18 का फिर से रिकॉर्ड तोड़ा, 2010 में अंडर 20 का रिकॉर्ड तोड़ा, फिर 2016 में जाके सीनियर का नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा, 2015 में नेशनल गेम्स का रिकॉर्ड तोड़ा। तो ये सब प्रभु की कृपा और कोच साहब का आशीर्वाद था कि सही मार्गदर्शन होता गया और सही जगह पे पहुंचता गया। अंकित का पहला इंटरनेशनल इवेंट यदि हम देखें तो वो स्कूल लेवल पर जो एशिया चिल्ड्रन ऑफ एशिया जो इवेंट होता है साइबेरिया में जो हुआ था, वो फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट था। वो जब पहली बार गए आपकी, यार अब इंडिया कलर पहनने को मिलेगा, और भले आप जूनियर लेवल पर हैं, स्कूल लेवल पर हैं, तो वो एक्सपीरियंस कहता रहा, वो थोड़ा सा यदि यादें आपके साथ जुड़ी हों तो वो बताएं कि वो पहली बार इंडियन टीम में सिलेक्शन होना, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस रहता है, जैसा आपने बताया, पहले नेशनल में कुछ पोजीशन हासिल करो, फिर कैंप लगता है, फिर आपको उस कैंप में भी अच्छी पोजीशन रखनी पड़ती है, तब जाकर फिर इंडिया टीम में जाने को मिलता है। इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक नेशनल कैंप लगा था अंडर 18 और 20 का टाटा में, झारखंड में। तो हम सब लोग वहाँ थे। तो वहाँ से सीधा पुणे आए कंपटीशन में। वहाँ पे मैंने 739 जंप किया, अंडर 18 का रिकॉर्ड किया, और एक मुझसे एक सीनियर थे 20 में, जो 741 किया। तो हम 2 लोग सेलेक्ट हुए ATF जूनियर ATF के लिए, जूनियर एशिया जैसे बोलते हैं उस कंपटीशन के लिए। लेकिन टाइम कम था और पासपोर्ट था नहीं, तो वो सिलेक्शन नहीं मिला। अच्छा, आपके पास पासपोर्ट नहीं था। तो कोच साहब को फोन आया था, हमारे पास फोन नहीं थे। तो कोच साहब को फोन आया कि उसका सिलेक्शन हुआ है, पासपोर्ट भेजो। अब हमारे पास पासपोर्ट नहीं, फिर पासपोर्ट बनाने के लिए हम इधर उधर घूम रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मिल जाए। तब एक तत्काल स्कीम तभी स्टार्ट हुई थी, लेकिन उसके लिए एक कोई बड़े ऑफिसर IPS या IAS के सिग्नेचर सिक्योरिटी के लिए देने होते हैं। तो हम घूमते रहे, नहीं हो पाया, तो वो कॉम्पिटिशन छूट गया। तो उसके 2 दिन बाद फिर एक कॉल आया कि ये कॉम्पिटिशन के लिए इसका सिलेक्शन हुआ है, तो आप कैसे करके पासपोर्ट बना के भेजो। अच्छा, ये स्कूल ऑफ एशिया पे? स्कूल ऑफ, क्योंकि मैं 10th का एग्जाम दे चुका था। अच्छा, उस टाइम पे रिजल्ट नहीं आया था, तो वो मार्कशीट नहीं थी, डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ का चक्कर पड़ गया, तो उन्होंने बोला कि अब बर्थ सर्टिफिकेट बना के लाओ। अब फिर घर आ गए, तो जाके कैसे भी हाथ जोड़ पोड़ के भाई ये बना दो बर्थ सर्टिफिकेट। वो बर्थ सर्टिफिकेट बनाए, बोला कि यहाँ एयरपोर्ट इनको दिया पासपोर्ट अथॉरिटीज को। फिर उन्होंने बोला कि इस पे तो किसी ऑफिसर के साइन नहीं है, Annexer F कुछ होता है उसमें। फिर एक यहाँ पे IPS होते थे जो स्पोर्ट्स लवर थे, उन सर ने आके वो किया सिग्नेचर, तो तब जाके पासपोर्ट बना। और उसके बाद फिर वो पहला इंडिया खेलने को मिला, और 2 जुलाई 2008 को पहला सिल्वर मेडल मिला लॉन्ग जंप में। तो शुरुआत पहले इंटरनेशनल इवेंट से, जो चिल्ड्रन ऑफ एशिया टूर्नामेंट था, साइबेरिया में खेला गया। अंकित ने लॉन्ग जंप में पहला मेडल अपना इंटरनेशनल लेवल पर वहां पर जीता। उसके बाद जो कहानी थी वो और आगे बढ़ी। उसके बाद वर्ल्ड यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ये भी एक बड़ा इवेंट है, इटली में हुआ था, और मेरे ख्याल में जहाँ पर माइक पावेल से आपकी मुलाकात हुई थी, तो वो कैसा टाइम था? देखिए, एक 2009 का जो टारगेट था वो मैं 2008 में सेट कर लिया था। अच्छा, कि मुझे ये कंपटीशन में जाके मेडल लेना है। तो लास्ट ईयर के जो परफॉर्मेंस थे 742 पे गोल्ड था वहाँ पे उस टाइम। तो मेरा टारगेट था कि अराउंड 755 या इसके ऊपर करेंगे तो मिनिमम हम टॉप 3 में रहेंगे। तैयारी भी वैसी हुई भगवान की कृपा से, और पहुंचे वहाँ पे 2009 इटली में। तो जब हम वार्म कर रहे थे फाइनल्स के लिए, तो एक कोई अराउंड 6.6 का एक आदमी बड़ा सा चलते हुए आ रहा है। अच्छा, और मुझे शर्मा शर्मा करके बुला रहा है, और मैं उनको जानता नहीं। अच्छा, क्योंकि हमने जो फोटो देख रखी, वीडियो देख रखी है, वो तो यंग है जी उस टाइम, और जो आदमी 1991 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और 2009 में मिले, टोटली चेंज हो जाता है। तो उनसे मिलने के बाद वो मुझे सेकंड कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आई एम माइक पावेल। जब उन्होंने बोला माइक पावेल, तो मैं उनके पैर छूने लग गया। तो
Sir, you are legend, sir. हाँ, No, you can also be legend. हाँ. So I want your personal details so we can recommend for IAA some scholarship or something like that. ओके. So, okay sir. Then I give this one. हम्म, उस टाइम मेरे पास वो भी नहीं था कि मैं उनका ऑटोग्राफ ले सकूं, मुझे कुछ मोबाइल तो था नहीं जो फोटो खींचे। तो वहाँ पे एक जो मेरा चेस्ट नंबर एक खराब हो गया था, मैंने उसी को उल्टा करके उनका बोल लिया ऑटोग्राफ, तो उनको रखा ला के अभी भी रखा हुआ है मेरे पास। वो वाला बस बोल के गए थे अच्छा करो। और एक बड़ा मोटिवेशन था कि एक छोटी उम्र में इतने बड़े खिलाड़ी से मिलना, वो 2 लाइन जो पॉजिटिव उन्होंने मेरे लिए कही कि तुम भी बन सकते हो, वो बहुत बड़ा असर करती थी। जब भी मुझे डाउनफॉल में जाता तो उनको ही सोचता था नहीं तुम भी बन सकते हो। तो वैसे ऐसे चलते गया और फिर उसके बाद जूनियर वर्ल्ड खेला, फिर आप भी जानते हैं आगे का है। तो वो जो मुलाकात थी आपको तो पता नहीं था, पर कैसा ये संयोग हुआ कि वो आपके पास आए, क्योंकि उधर इतने सारे एथलीट्स हैं, इतने सारे, मेरे ख्याल में फाइनल में उसके पहले 24 प्लेयर्स हैं, फिर वो एक एक करके शॉट आउट होते जाते हैं, 7-8 बाहर होते जाते हैं। ऐसा होता तो है कि उन्होंने कैसे आपको देखा? IAAF एक रैंकिंग जारी करता है ओके. हर साल, जिसे हम वर्ल्ड रैंकिंग भी बोलते हैं, वर्ल्ड एथलेटिक्स की तरफ से निकलती है। तो अंडर 18 की वर्ल्ड रैंकिंग में तब मैं नंबर 1 था उस टाइम, अच्छा अच्छा. अंडर 18 में। वर्ल्ड रैंकिंग. हाँ, तो उनको पता होता है कि कौन एथलीट को कब जाके अप्रोच करना है, कौन अच्छा कर सकता है फ्यूचर में, कहाँ पे सपोर्ट देनी है। तो उस चीज़ के लिए वो टैलेंट को आइडेंटिफाई करते रहते हैं, अच्छा. ऐसे बड़े खिलाड़ी को लगाया जाता है। तो वो एक लॉन्ग जंप के लीजेंड रहे हैं, तो उनको पता है कि उनको देखता पोटेंशियल किस में है, वो आके उनकी कोचेस आई देख लेते हैं। तो उसीलिए वो घूमते 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 उन एथलीट्स के पास जाते हैं जिनको उनको लगा था कि पोटेंशियल है और IAAF को या वर्ल्ड एथलेटिक्स को इनको सपोर्ट करना चाहिए, तो उनकी डिटेल्स ले रहे थे। ऐसे मिलना हुआ कि वो ढूंढते ढूंढते मुझे आए, जैसे मैं हनुमान जी को ढूंढ रहा था, हनुमान जी ढूंढते ढूंढते मुझे आ गए। वो कहानी हुई वहाँ पे। फिर वर्ल्ड जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कनाडा, अब क्या है कि सफर शुरू हो गया, साल भर आपको अपने नेशनल में परफॉर्म करना है, उसके बाद फिर इंटरनेशनल भी खेलना है, तो वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप का भी जो एक्सपीरियंस था, क्योंकि अब ये जूनियर लेवल रहता है जो बहुत ज़्यादा जोश में खेले जाने वाला इवेंट है। उसके बाद फिर आप होश में आते हैं, जब सीनियर लेवल पर आते जाते हैं, फिर आपको थोड़ा थोड़ा अपने आप को मतलब पूरा वर्ल्ड भी देख लेते हैं, फिर आप लगता है कि नहीं अब हल्के धीरे धीरे कदम से चलना, एकदम से ये नहीं कि हम 750 है तो 8 पे पहुंच जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सर, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। हाँ. ऐसा होता है कि जब 2009 में मुझे नेशनल कैंप मिल गया सीनियर का। अच्छा अच्छा. हाँ, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था उस टाइम, मतलब जूनियर प्लेयर को सीनियर का में कैंप डाल मिला. दिया। हाँ. तो ऐसा अमूमन होता नहीं, होता नहीं. लेकिन फेडरेशन ने जो टैलेंट देखा, सपोर्ट किया, बनूट साहब ने वहाँ पे मुझे सीनियर कैंप में नाम दिया मुझे। मैं वहाँ गया, मुझे कोच मिले शाह सर, जो कि NIS के कोच, चीफ कोच थे वहाँ पे। अच्छा अच्छा. तो वो क्लासेस भी लेते थे और लॉन्ग जंपर्स को ट्रेनिंग भी कराते थे। तो जो मुझे सीनियर एथलीट का सहयोग मिला और उनके साथ ट्रेनिंग करने का जो मौका मिला, उसका बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि ग्रुप में रह के ट्रेनिंग करना, वो पॉजिटिव माहौल मिलना, वो लोगों के साथ बैठ के 8 मीटर वाली बातें करना, 8 मीटर की बातें सोचना, नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ने की सोचना, वो वहाँ से मोटिवेशन स्टार्ट हुआ। तो मेरे कोच साहब ने बोला कि इस बार हम सीनियर कॉम्पिटिशन खेलेंगे। तो मैं अंडर 18 का आदमी अगर सीनियर में खेलने की सोचूंगा तो डर लगेगा। तो उन्होंने एक बात कही मुझसे, शाह सर ने. हाँ शाह सर, कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैंने हार जाऊंगा। तो बोला और इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है, कुछ नहीं। तो बस कुछ नहीं, और जीतेगा तो क्या, मैंने कि मेडल मिल जाएगा, नहीं बोनस। तो ठीक है। तो बोला अगर तुम हारोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं जा रही, तुम्हारा कुछ खराब नहीं हो रहा, और जीत गए तो तुम लाइमलाइट में स्टार बन जाओगे, तुमने सीनियर में मेडल ले लिया जूनियर होते हुए। और उस बात को सोच के मेरे मन से डर निकल गया कि अगर हार गया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जीत गया तो बोनस मिलेगा, स्टार बनूंगा। वो सोच के 2010 मई में कोची में फेडरेशन कप था, ओपन नेशनल था, और मैंने अपनी जिंदगी का पहला सीनियर गोल्ड मेडल वहाँ पे जीता। अच्छा. अंडर 18 में रहते हुए, हाँ. 18 साल भी पूरे नहीं हुए थे, और मैंने वो कंपटीशन में सीनियर में गोल्ड मेडल जीता। तो शाह सर ने बोला मैंने क्या बोला था, मैंने सही बोला था सर। और मेरा थोड़ा अप्रोच में तो डिस्टर्बेंस था, उसके लिए वो एक घंटी लेके आते थे। अच्छा अच्छा. हाँ, तो वो खड़े होते थे साइड में, तो बोलते थे जैसे जैसे मैं घंटी तेज करते जाऊँ वैसे तो स्पीड बढ़ाते जाना। अच्छा अच्छा. क्योंकि जब रिदम होता है लास्ट के 5-6 स्ट्राइड हमें ग्रेजुअली अप करने होते हैं, वो तब उतना छोटे बच्चे को तो नॉलेज नहीं थी, तो हम जिस स्पीड में भाग के आ रहे उसी स्पीड में भाग के चले जाते थे। तो उनको चेंज बताना है कैसे करना, तो चेक मार्क रखवा दिया, मैं यहाँ से घंटी बजाना स्टार्ट करूंगा, तुम स्पीड बढ़ाते जाना। जैसे जैसे मेरी घंटी, तो मेरा ध्यान घंटी पे रहता था। अच्छा. कब घंटी बजना स्टार्ट होगी और मुझे कब स्पीड बढ़ानी है, जैसे मैं अप्रोच स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ऐसे करके वो 773 का जंप किया मैंने 2010 में। तो पहला नेशनल गोल्ड मिला, तो लोगों ने छापा भी कि पोटेंशियल है, आगे अच्छा कर सकता है। और उस टाइम मंजू दीदी ने और उनके कोच ने बैठ के जंप देखा, तो उन्होंने बताया कि बहुत फास्ट टेक ऑफ करता है जैसे मंजू दीदी करती थी। तो सोच सकते हैं कि एक बड़ा एथलीट बन सकता है।
तो वहाँ से फिर उनकी जो पॉजिटिव लाइन्स सुनने को मिलते हैं एक छोटे खिलाड़ी को, तो बहुत मतलब ब्रह्मास्त्र जैसे काम करते हैं, अमृत जैसे कानों में घुलते हैं, हम्म, तो और जोश दोगुना हो जाता है। हम्म। तो वो चीज़ वहाँ से स्टार्ट हुई, तो फिर सीनियर में खेलना स्टार्ट किया। बार बार अंजू बेबी जॉर्ज जी का नाम आ रहा है, चूंकि आप भी लॉन्ग जंपर हैं, वो भी लॉन्ग जंपर हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहला लॉन्ग जंप का मेडल उन्होंने दिलाया है कंट्री को। तो उनके साथ की मुलाकात थोड़ा सा बताएं। ये तो आपने बताया कि वो आपकी जंप देख रहे थे, लेकिन जंप देखना अलग बात है। जैसा पावेल साहब का आपसे मिलना हुआ, वैसे अंजू बेबी जॉर्ज साहब से पहली मुलाकात। जैसे वर्ल्ड में देखा जाए बड़े लॉन्ग जंपर जो कार्ल लुइस हो, माइक पावेल हो, या फिर अभी जो कर रहे हैं वो हो, तो इनसे मिलना किसी खिलाड़ी का सपना होता है। जी जी। और इंडिया के लिए अंजू दीदी से बड़ा कोई नाम नहीं जंप्स में। उन्होंने जो उस टाइम पे करके दिखाया है, ओलंपिक में जाके जो परफॉर्मेंस किया है, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ में किया है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल ला के दिया है, उस एरिया में जब जब इतना सपोर्ट नहीं था चीज़ों को लेके, इतने कहें तो रिकवरी सेंटर्स नहीं थे, या फिर हम उतना अच्छा सोच नहीं पाते थे, या इंडिया के एथलीट्स को तवज्जो नहीं मिलती थी, तब लाके उन्होंने मेडल दिया, तो दुनिया को दिखाया कि इंडियन भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं वर्ल्ड लेवल पे आके। मतलब कम फैसिलिटीज में हम अच्छा कर सकते हैं, तो हमें फैसिलिटीज मिलेंगी तो हम क्या कर पाएंगे। तो वो चीज़ वहाँ से सीखने को मिली। उन्होंने बोला कि तुम कर सकते हो। उन्होंने एक बात बोला, तुम नेशनल रिकॉर्ड करोगे तो मैं तुम्हें एक स्पाइक स्पॉन्सर करूंगी, गिफ्ट दूंगी। अच्छा अच्छा। तो वो एक और मन में लालच पैदा हुआ कि अंजू दीदी के हाथ से स्पाइक लेना है। तो ऐसा है, वो हमेशा करती है, किसी अच्छे जंपर को जब ऐसा होता है तो करती है, मोटिवेट करती हैं। तो वो स्पाइक कब मिला, कौन से? 2016 में। 2016 जब नेशनल रिकॉर्ड किया 819 का अल्माटी में, उसके बाद हाँ बेंगलोर में थे तब। हाँ हाँ तो एक बड़ी चीज़ है, एक बड़ी सोच है कि हम जिसके सपने देखते हैं, जिसको देख के बड़े हो रहे हैं, हाँ। जिनके पद चिन्हों पर चल के हम आगे निकल रहे हैं, और उनसे मिलने का मौका मिले, उनसे चार पॉजिटिव बातें सुनने को मिले, तो जोश तो दोगुना होना संभव है। तो ये तब का सफर है जब पूरा जो आपका करियर चल रहा था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइट ट्रेनिंग सेंटर भोपाल में, ये पूरी जर्नी आपकी वहीं चल रही थी। तो यहाँ पे किस तरह से फैसिलिटीज इंक्रीज हुई, क्योंकि अब आप एक वर्ल्ड लेवल के एथलीट बन गए थे, इंटरनेशनल लेवल पर मेडल ला रहे थे, नेशनल में नेशनल जो रिकॉर्ड है वो अपने नाम पर लेकर आ रहे थे। तो क्या सपोर्ट रहा और ज़्यादा फिर साई ट्रेनिंग सेंटर का? सच बताऊं तो अगर साई सेंटर ना होता, या फिर एसटी सेंटर में मुझे सिलेक्शन ना मिला होता, तो शायद मैं उतना बड़ा खिलाड़ी बन नहीं पाता। नहीं, ये तो बात हुई कि आप वहां आ गए। हाँ, वो थोड़ा सा मैं आपको फैसिलिटीज, बताता हूँ। क्योंकि अब आपको जरूरत पड़ने लगी थी। अब गांव में क्या होता है, एक बंदा 2 टाइम ही खाना खाता है ढंग से। जी। साई में आप आते हैं तो आपको 3 टाइम अच्छे से खाना मिलता है, सही टाइम पे सोने को मिलता है, सही कोच का गाइडेंस मिलता है, रिकवरी की चीज समझ में आती है। तो एक जो आपका एक रूटीन है वो बन जाता है। खिलाड़ी बनने का जो एक पौधा है वो सेट हो जाता है, धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट होता है। उस टाइम पे आप देखेंगे 2006 में शायद 100 रुपए की पर डे की डाइट होती थी जी। एक एथलीट के लिए एसटीसी में। वो धीरे धीरे बढ़ते हुए अभी 500 रुपए तक पहुंच गई है। नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस भी, एक्सीलेंस में थोड़ा ज्यादा होती थी। सीनियर एथलीट्स होते थे वहाँ पे, लाइट एथलीट्स रहते थे। हम डेवलप उसमें कैंप में होते थे, बिगनर्स वाले में। तो हमें 100 रुपीज का डाइट मिलता था पर डे के हिसाब से। तो 100 रुपीज का डाइट ऐसा लगता था जैसे मतलब कितना सारा खाना हमको मिल रहा है खाने के लिए। और उसी से करते 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 इधर 757 तक पहुंच गए, जब तक मैं नेशनल कैंप में नहीं पहुंचा। वहां जाके देखा तो अलग अलग टाइप के खाने हैं, अलग अलग चीजें हैं। रिकवरी के लिए मसाजर है, फिजियोज हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो अलग तरीके की देखने को मिली। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीजें थी जिनसे हम छूट रहे थे। लेकिन अब जो आप देख रहे हैं साई में जो डेवलपमेंट हुआ है, और अभी जो अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो कर रही हैं, उनके हिसाब से मैं कहूँगा बहुत ज्यादा इंडिया ने इम्प्रूव किया है। इसीलिए परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो रहा है। पहले इंडियन एथलीट्स आप देखेंगे तो 8 मीटर एक सपना होता था कूदने के लिए, और आजकल आप देखेंगे तो 4-5 एथलीट ऐसे रहते हैं हर साल के 8 मीटर के ऊपर जंप कर रहे होते हैं। जो सपना जो मेरा था 8 मीटर नेशनल रिकॉर्ड तोड़ने का, 808 का था उस टाइम अमृतपाल भैया का, वो तोड़ना एक सपना जैसा था कि कब टूटेगा कब टूटेगा कब टूटेगा। कितनी रात में सोया नहीं ये सोच के कब टूटेगा टूटेगा कि नहीं टूटेगा। लेकिन अब आप देखेंगे कि 836, 826, 841, 842, तो जो मेरे जूनियर एथलीट कर रहे हैं ना, तो देख के अच्छा लगता है कि मेरा इवेंट डेवलप हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। मुझे देख देख के जो मेरे जूनियर ऊपर आ रहे हैं, तो मैंने उनके लिए कुछ किया, उनको रास्ता दिखाया कि हम भी कर सकते हो, मोटिवेशन हमें मिला है, तो बहुत अच्छा लगता है। और साई के हॉस्टल में रहना, सर का गाइडेंस, एक तरह से आपके पेरेंट्स ही कह लो सर को आप, तो सर ने क्या आपकी लाइफ को चेंज किया? सबसे बड़ी बात बताऊं तो उन्होंने जो पॉजिटिविटी भरी है मन में, कभी भी पीछे ना देखना, किसी के बारे में गलत ना सोचना, हमेशा अपने इवेंट को लेके फोकस्ड रहना,
कभी मेडल के पीछे नहीं भागना, हमेशा परफॉर्मेंस के पीछे भागना। ये कोच साहब का एक नारा रहा हमेशा से कि हमें मेडल से जरूरत नहीं, तुम अगर 702 करके आए हो, अगले कॉम्पिटिशन में मुझे 705 चाहिए। मैं नहीं कहता मुझे 750 करके दो, लेकिन इससे इम्प्रूव होना चाहिए। इससे क्या होता था, बहुत बड़ा प्रेशर हट जाता आदमी के दिमाग से कि मुझे गोल्ड लेना है, सिल्वर लेना है, ये करना है। कुछ है ही नहीं मन में, मुझे सिर्फ एक ही टारगेट है, कॉम्पिटिशन कहीं भी जाए मुझे 705 करना है। अच्छा। और 705 करने के चक्कर में कभी 715 हो रहा है, कभी 720 हो रहा है। तो वो चीज बहुत बड़ी रही। कोच साहब ने जो रास्ता देखा है ना, कि लालच, जो मेडल का डर, वो सब साइड कर दी, सिर्फ परफॉर्मेंस पर फोकस करो। तुम अभी जूनियर हो, सीनियर हो, जो भी हो, फोकस रखो कॉम्पिटिशन के ऊपर, ना कि मेडल के ऊपर। Eyebrow toner powder, eyebrow hair shampoo, eyebrow onion hair oil, ये मेरे लिए भी लेके उसका। eyebrow charcoal face wash, eyebrow The word of Aldi Cosmetics. और हॉस्टल की कुछ खट्टी मीठी यादें, क्योंकि जिस जगह से आप आते हैं वो आमतौर पर बहुत ही अग्रेसिव लोग रहते हैं वहाँ पे। जी। और हॉस्टल में तो पूरे इंडिया से अलग अलग जगह से लोग आते हैं। कुछ बहुत शांत स्वभाव के रहते हैं, कुछ रहते हैं जो बहुत चंचल रहते हैं, और बाउंडेशन बहुत रहती है, नियम बहुत रहते हैं हॉस्टल्स में। तो उन नियमों को तोड़ना भी एक मतलब आर्ट रहता है कि यार हमने कुछ काम कर लिया पर सर को पता नहीं लगना। जी, ऐसा होता है। एक्चुअल में भगवान की कृपा से क्या हुआ, जब हॉस्टल आया तो एक रूम में 3 लोग रहते थे जी। तो मुझे जो सीनियर मिले, आनंद भैया जो आकर थे, और एक गज्जू भैया, गजेंद्र जी थे। तो वो दोनों बहुत सीनियर थे उस टाइम। मैं तो अंडर 14 में आया हूँ, अंडर 20 खेल रहे थे, मेडलिस्ट थे नेशनल के। तो उनके साथ रहना अपने आप में एक तरीका है कि कैसे अपने आप को ट्रीट करना है। डर भी है कि उनसे कुछ बोल नहीं सकते, वो कभी भी आपको जगा सकते हैं, मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो भी इतने अच्छे थे कि हमेशा सही गाइडेंस सिखाया। आनंद भैया भी, जो आज मैं बोलता हूँ कि हनुमान जी की पूजा में जो मेरा मन लगा, वो उनके सानिध्य में रहने से, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे से पूजा करते थे। फिर एक हमारे यहाँ 3 बजे चाय बनने का प्रोटोकॉल है। हर हॉस्टल में मोस्टली सब बनती है। तो हम रहते हैं 3rd फ्लोर पे, और मई जून का महीना चल रहा है, गर्मी पड़ रही है। लेकिन जैसे 3 बजे कोई ना कोई सीनियर आएगा और आपको उठाएगा, मुंह पे पानी मारेगा, जब चाय लेके आओ। तो ये बहुत बड़ा वो होता है कि एक डिसिप्लिन सीखने का, 3 बजे उठ ही जाना, नहीं तो पानी आएगा कहीं से और तुम्हें चाय लेने जाना है। तो उस टाइम से सीखते गए कि हाँ भाई, ओबे कैसे करना है, सीनियर्स को कैसे ओबे करना है, कोचेस की बात को कैसे ध्यान में रखना है, कैसे नियम के, हम तो जाने जाते हैं नियम तोड़ने के लिए। तो हमने अपने आप को रोका, कंट्रोल किया कि कैसे लड़ाई झगड़ों से बचना है। कोच साहब बोलते थे तुम यहाँ जिंदगी बनाने आए, बिगाड़ने नहीं, और इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे भी आके तुम जिंदगी खराब कर लो, फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं सुधार सकता। तो फिर कोच साहब ने वो चीजें बताई, तो अपने मन में रख ली कि हमारा एक ही फोकस है, एक ही उद्देश्य है कि स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा करके देना, जिससे मेरे देश का, मेरे प्रदेश का, मेरे गांव के लोगों का नाम थोड़ा बढ़ जाए, उनको ऐसा लगे लड़के ने नाम अच्छा किया, खराब नहीं किया। तो वो मोटिवेशन हमेशा बना रहा मन में, वो डर भी बना रहा कि अगर छोटी सी बात खराब अगर गाँव पहुंच गई ना, तो वो जीने नहीं देंगे। तो वो डर था हमेशा से। और माता पिता, ताऊ जी तो थे ही, तो उनका डर तो हमें आज भी है कि अगर कोई भी गलत चीज घर पे पहुंच जाए तो फिर क्या होने वाला है, लाठी डंडे तुरंत बाहर आ जाते हैं। तो अंकित जिस जगह से आते हैं, मुरैना वो जगह है, लेकिन कार्य क्षेत्र पूरा भोपाल रहा। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साइड ट्रेनिंग सेंटर के ये ट्रेनी रहे, और लगभग 10-12 साल वहाँ पर रहे, और हर लेवल को उन्होंने अचीव करते गए एक के बाद एक। और हॉस्टल की जो बातें हैं वो बहुत ही एक एनर्जेटिक बातें रहती हैं, क्योंकि आप हॉस्टल में बहुत कुछ सीखते हैं। तो जैसा जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे ये सब चलता रहा। तो अंकित, हॉस्टल को अपन एक तरफ रख दें, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आपको बनाने वाला कहा जाए तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही है। जी, जिस टाइम मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया, उस टाइम तो मुझे लगता है कि छोटे मोटे स्टेट्स को छोड़ के कोई भी ऐसे स्पोर्ट्स का इंस्टीट्यूशन थे नहीं जो गांव देहात के बच्चों को सेलेक्ट करके उस लेवल की ट्रेनिंग दे और वो दे। तो सेंट्रल, मतलब मध्य भारत का एक सबसे बड़ा सेंटर था भोपाल, जो पूरे स्पोर्ट्स को देख भी रहा है और उनको ट्रीट कर रहा है, उनको ट्रेनिंग दे रहा है कि उनको बड़े खिलाड़ी बनने के सपने दिखा रहा है। तो अगर ऐसे सेंटर अगर ना होते उस टाइम पे, तो शायद मुझे नहीं लगता कि मैं या फिर मुझसे जो भी सीनियर रहे हैं जिन्होंने अच्छा किया है एमपी के लिए, वो निकल के बाहर आ पाते। तो ऐसे सेंटर मैं कहता हूँ और छोटे देहातों में भी खोलना चाहिए, खासकर हमारे भिंड मुरैना के एरिया में कोई बड़े एक सेंटर रखना चाहिए, खेलो इंडिया सेंटर वगैरह कुछ डालने चाहिए वहाँ पे।
को अच्छे कोचेस प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि वो टैलेंट जो वहाँ पे छुप रहा है या जो वेस्ट हो रहा है वो बाहर निकल के आए, देश की सेवा में लगे। वैसे वो देश की सेवा करते ही हैं, फौज में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स भी एक बड़ा माध्यम है जहाँ हम देख सकते हैं कैरियर बना सकते हैं। तो यहाँ पे आके अपने आप का जो एनर्जी वहाँ वेस्ट कर रहा है, यहाँ पे लगाए और एक पॉजिटिव रिजल्ट पाए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा साई से मेरा रिक्वेस्ट भी रहता है, और मैं बताते जाता हूँ कि कौन कौन सेंटर में किस टाइप का आपको टैलेंट देखने को मिलेगा, तो वो आप ले सकते हैं वहाँ पे टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के थ्रू या फिर स्टेट सेंटर्स के थ्रू निकाल सकते हैं वहाँ से। एक बड़ा नाम मध्य प्रदेश के एथलेटिक्स जगत में है, जिन्हें शायद उतना नेम और फेम नहीं मिला, आम लोग भी नहीं जानते थे जब तक उनके नाम पर एक मूवी नहीं आई थी, पान सिंह तोमर जी। वो भी मेरे ख्याल में मुरैना के ही थे और आपके गांव के आसपास के ही रहने वाले थे। तो वो थोड़ा सा कनेक्शन बताएं कि आपको कब पता लगा, क्योंकि हमने तो जब तक मूवी नहीं देखी थी हम नहीं बता सकते थे कि ये इतने बड़े प्लेयर हैं। जी, सच में कहूँ तो दुर्भाग्य है कि हम उनको नहीं जानते थे जब तक मूवी नहीं आई। ये हमारा दुर्भाग्य है कि जी। हमारे क्षेत्र के इतने बड़े खिलाड़ी होने के बाद हम्म, हम उनको जानते नहीं है, उनको पहचानते नहीं है, तो ये लैक ऑफ नॉलेज है हमारी। हम्म, ये हमारे सीनियर्स को हमें बताना चाहिए, हमें वो कहानी बतानी चाहिए कि कैसे ये खिलाड़ी बना। हम्म, उनका गाँव था भेड़ौसा हम्म, और हमारा पुराना गाँव था बुधवारा जो कोरसा तहसील में पड़ता है। हम्म, तो वो उसी एरिया से आते थे, आर्मी में थे, हम्म, उन्होंने एशियन गेम्स खेला, हम्म, वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में गोल्ड मेडल लिया। उसके बाद जो कुछ हुआ तो आप सब मूवी के थ्रू जानते ही है। हम्म, देखिए एक बहुत बड़ा टैलेंट था, हम्म, मतलब वो आज भी गाँव में लोग बताते हैं कि कितना भी दौड़ा लो उनको सुबह से लेकर शाम तक रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। अच्छा। इतना एंडोरेंस उनके अंदर भरा हुआ था। हम्म, अगर ऐसा खिलाड़ी अगर वेस्ट चला जाए कोई वो तो फिर वो है। हम्म, और सच बोलूं तो कि अगर मूवी नहीं आई होती ना तो आज भी हम लोग उनको नहीं जानते, हम्म, क्योंकि उनके नाम के आगे जो एक बागी वाला और वो लगा दिया हम्म, कि किस कारण से वो उन्होंने अपना वो रिवेंज लिया, इस चक्कर में वो क्या बन गए, क्या थे, हम्म, तो नहीं जान पाते। हम्म, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके बेटे जो हनुमंत जी थे उनने बताई हैं, जो उनके ग्रैंड सन है वो बताते हैं। तो एक पॉजिटिव आदमी है, कभी लड़ाई झगड़ों में ना पड़ने वाला, हमेशा देश के हित की बात करने वाला, तो वो ऐसे टाइप के आदमी थे। और कभी भी कुछ भी हो जाए, अगर किसी का पैर भी टूट जाए उसमें इतना मोटिवेशन भर देते थे कि अरे कुछ नहीं हुआ, कल जुड़ जाएगा, परसों तो दौड़ लेगा। हम्म, उस टाइप के वो थे एथलीट। हम्म, तो अभी तो खैर सब जानते हैं उनको कि पान सिंह तोमर जो इरफान खान जी थे, उन्होंने जो रोल किया है मुझे नहीं लगता उनसे बढ़िया कोई और कर सकता था। जो उन्होंने एक रियलिटी भर दी उस रोल में, बहुत ज़बरदस्त। और उसके बाद फिर माहौल थोड़ा सा डेवलप होना चाहिए था, मुझे लगा इतना बड़ा खिलाड़ी आने के बाद तो नहीं। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि एमपी के स्पोर्ट्स का लेवल भी, स्टैंडर्ड भी बढ़ रहा है, और खासकर भिंड मुरैना वाले एरिया का भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है और लोग वहाँ से निकल निकल के आ रहे हैं, तो अच्छा देखने को मिल रहा है। तो आप जब वहां से निकल कर आए उसके बाद कितना टाइम होता था अंकित को जब आप वापस वहां जाते थे, क्योंकि कुछ ना कुछ अचीवमेंट के बाद ही आप वहां पहुंचते थे, और जब यहाँ साइड ट्रेनिंग सेंटर में आ गए तो मेरे ख्याल में वो जो छुट्टियां रहती थी उस टाइम तो इवेंट स्टार्ट होने वाले रहते थे, जूनियर लेवल के हाँ इवेंट जी। गर्मी में स्टार्ट होते, तो कितना वक्त मिलता था घर जाने में? सच बताऊँ तो घर जाना तो बहुत कम ही हुआ है। 2006 में मैंने ज्वाइन किया, तो उसके बाद 2007 में एक बार गया हूँ, हम्म, फिर 2008 में जब मेरे साथ कुछ ऐसा स्पोर्ट्स में कुछ हुआ तो तब गया, हम्म, फिर उसके बाद 2011 में गया हूँ, शायद बहन की शादी थी तब, हम्म, और उसके बाद 2016 ओलंपिक के बाद गया, हम्म, और उसके बाद तो फिर अभी चल ही रहा है, 2 साल 4 साल ऐसा ही हो रहा है, हम्म, क्योंकि स्पोर्ट्स में इतना इन्वॉल्व थे, इतने फोकस थे, ना तो कोच छोड़ने को राजी थे, ना हम घर जाने को राजी थे। एक और हॉस्टल बंद हो गया तो हम बाहर किराए पर रह रहे हैं 3 दिन के लिए, लेकिन घर जाने को राजी नहीं। ट्रेनिंग कर रहे हैं, स्टेडियम में चल रहे हैं, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, वो वाली कहानी थी। तो ऐसे में घर वालों का क्या रिएक्शन रहता था? चलिए भैया तो मालूम है कि ये स्पोर्ट्स में है, वो सब समझते हैं, लेकिन वो मदर को कन्विंस करना, और जो महिला जो रिश्तेदार हैं और जो रिश्तेदार हैं उनको कैसे कन्विंस किया जाता? मैं सच बोलूं तो गांव में सिर्फ एक ही चीज थी, मेरे गांव वाले लोग भी इतने अच्छे थे कि उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि तू घर आ जा, हाँ, उन्होंने तो अच्छा कर रहा है ना और अच्छा कर, अच्छा अच्छा। यहाँ क्या करेगा आके, हाँ, यहाँ कुछ भी नहीं, तू प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएगा, स्टेडियम भी नहीं, हाँ, तो वहीं रहे, तो ये कुछ चाहिए तो हम यहाँ से लेके आ जाएंगे वहाँ, अच्छा तू मत आ। अच्छा। तो ये कहानी होती थी हमेशा, तुम मत आओ यहाँ पे, तुम क्या हाँ, करोगे, तुम वहीं रहो। माँ भी ऐसी हो गई, तुम्हें कुछ भी चाहिए, लड्डू चाहिए, कुछ चाहिए, हम यहाँ से भिजवा देंगे, तुम वहीं रहो, प्रैक्टिस करो, यहाँ मत आओ। क्यों, डर वही होता है कि कहीं आएगा झगड़ा वगड़ा कुछ हो गया तो फिर और कुछ बातें बनेंगी, बातें बढ़ेंगी, इससे अच्छा है तुम वहीं रहो, हम तुम्हें जो सपोर्ट चाहिए वो वहाँ पहुँचाएं। तो ऐसा रहा कि घर वाले, गांव वालों का जो सपोर्ट था, जो डर था, उसी ने मुझे इस लेवल पे पहुंचाया। तो बोलते हैं ना कुछ लोग कि निंदक नीरे राखी आंगन फूटी छपाई वाली कहानी थी, कि निंदा करने वाले लोग भी साथ में रहने चाहिए कुछ आपके, वो आपको सही मोटिवेशन देते हैं, कभी आपको गलत रास्ते पे पैर रखने के लिए अलाउ नहीं करते। जब भी आप कुछ गलत करने का सोचते हो उनका ध्यान आया तो वो लोग क्या कहेंगे,
इसलिए आप डर के वापस आ जाते हो, सही रास्ते पे चलते हो। तो वो मतलब बहुत अच्छा एक रोल रहा लाइफ में उनका भी, हम्म। और सही रास्ते बनते गए, सही रास्ता मिलता गया, बजरंगबली की कृपा बनी रही हम्म। और रिजल्ट आते गए। और जब घर जाते थे, आपने बताया कि 2-2 3-3 साल, और फिर उसके बाद 2011 से 2016 5 साल बाद घर गए, तो शुरू में जब घर गए, मतलब 2-2 3-3 साल बाद, तो वहाँ फिर क्या रिएक्शन रहता था? वहाँ कैसे वो टाइम बिताया करते थे? क्योंकि आपको भी लगता था कि भाई इन लोगों को भी मेरी ज़रूरत है, बच्चा घर का छोटा बच्चा है, तो जी, जी, थोड़ा बहुत बिल्कुल। अपनी भी ज़िम्मेदारी है कि चलो कम से मिलना कम है। मिल ही आएँ उनसे। और वहाँ के जो स्कूल के उस टाइम के दोस्त थे, जब अचीवमेंट लाते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, और बहुत से लोग कहते हैं कि चलो भाई अब हमें भी वहाँ जाना है। स्कूल की बात या मोहल्ले की बात, रिलेटिव्स, ये सब कैसे देखा आपने? ये बचपन में हम जिन गलियों में, जिन खेतों में खेलते हैं ना, वो सपना होता है वापस वहाँ लौटना, वहाँ पे जाना, उन लोगों से मिलना। हुँ। तो एक फीलिंग रहती है, कभी आज भी ऐसा रहता है कि अगर मुझे एक दिन का मौका मिले तो मैं सीधा वहीं जाऊँ, उन्हीं खेतों में खेलूँ, उन्हीं मिट्टी में खेलूँ, हुँ। उस जो ट्यूबवेल था उसमें नहाएँ, हुँ। जो हम बचपन में नहाया करते थे, तो हुँ। बड़ा मज़ा आता था। हुँ। लेकिन जब संघर्ष में घुस जाते हो आप, जब आप ये सोचते हो कि अब ये मेरी लाइफ मेरी नहीं बची है, या अब ये देश के लिए है, हुँ। तो आपका मन नहीं करता वापस लौटने का। फिर करता है कि इसको कैसे और आगे बढ़ाएँ, कैसे देश का नाम और रोशन करें, प्रदेश का नाम रोशन करें। जो एक स्पोर्ट्स में अचीवमेंट्स लाने हैं, उसको कैसे और लाएँ, दिन भर सोचना उसके बारे में, कोच से डिस्कस करना, रिकवरी एक्सपर्ट से डिस्कस करना, हुँ। फिर जो भी टेक्निकल आपके सपोर्ट मिला है, वो उससे डिस्कस करना कि मेरी कहाँ पे कमी हो रही है, कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, कहाँ पे मुझे और इम्प्रूव करना चाहिए, हुँ। कौन-सी ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो वो सब चीज़ें दिन आपका उसमें गुज़रता है। हुँ। लेकिन बचपन हमेशा दिमाग में रहता है, लेकिन जब भी जाता था मैं गाँव में, तो गाँव के लोग हमेशा इकट्ठे हो जाते थे, हुँ। मिलने आते थे। 2-3 दिन कब गुज़र गए आपको पता नहीं चलेगा। हुँ। तो उनका, लेकिन हमेशा से उनका एक नारा रहता था कि अब अगली बार जब आए ना तो जीत के ही आना है ना, हुँ। हार के मत आना। तो वो एक रहता था कि अभी जब भी जाना है तो जीत के ही जाना है, हार हुँ। के नहीं जाना है। तो उनको भी रहता था कि हमारा बंदा है, हमारा बीच में से निकला हुआ है, हमारा दोस्त है, तो उनको हुँ। कहने में अच्छा लगता है जब हम कुछ अच्छा करते हैं। हुँ। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने को आपको प्रेरणा देती हैं। हुँ। आपको लगता है कि आप कुछ अपने लिए ही नहीं, सबके लिए कर रहे हैं, हुँ। तो वो चीज़ वहाँ से मज़ा मिलता है। तो अंकित की बातें जो बहुत ही साफ बातें हैं, कि बचपन की बातें, बचपन के साथियों की बातें, और किस तरह से आप आगे बढ़ते जाते हैं। क्या लोग जो आपके साथ रहते हैं, जो आपके बारे में भले ही उल्टा-सीधा बोलते हों, लेकिन उनको कभी भी इग्नोर भी नहीं करना और ना उनकी बातों पर ध्यान देना, पर उनकी बातों को सुनने के बाद आप पॉज़िटिव रूप से उनकी बातों को लें, और अंकित का मानना है कि वो लोग आपको कुछ ना कुछ शिक्षा ही देते हैं आगे बढ़ने की। तो ऐसे चलते-चलते ओलंपिक तक का सफ़र उन्होंने तय किया, और आज भी एक बहुत अच्छे व्यक्ति के रूप में पहचाने जाते हैं, साफ बोल देते हैं। बस ये एक कभी-कभी कुछ लोगों को उनकी बात चुभती भी है। तो इस प्रोग्राम में हम यहीं पर इस प्रोग्राम को विराम देते हैं, और अभी तो मेरे ख़्याल में उतनी बातें हो भी नहीं पाई है। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम प्रयास करेंगे कि अंकित से और भी बातें उनके ट्रैक फ़ील्ड की जानें, और वर्ल्ड लेवल पर किस तरह से उनका परफ़ॉर्म रहा, नेशनल लेवल पर किस तरह से रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड उन्होंने बनाए, और 8 मीटर जब पहली बार उन्होंने अचीव किया था, वो क्या टाइम था, और बहुत सी बातें अगले अंक में हम लेकर आएँगे।